अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथ 101 यानी कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के क्विज नंबर 2 के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको क्विज में पूछे गए हर क्वेश्चन को जो है वो अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और आपको बिल्कुल 100% जो ऑथेंटिक आंसर होगा वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो आपने वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखना है ताकि आपको क्विज में पूछे गए हर क्वेश्चन की जो है वो आसानी के साथ समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक जी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ये चीज़ नोट कर लें कि इस क्विज़ को जो अटेम्प्ट करने की जो लास्ट डेट है वो हमारे पास 22 अगस्त है, यानी कि 22 अगस्त से पहले पहले जो है वो आपने इस क्विज़ नंबर 2 को जो है वो सॉल्व करना है, उसको आपने अटेम्प्ट करना है। तो और दूसरी बात ये कि ये वाला क्विज़ 2 जो है वो आपको आपके लेक्चर नंबर 30 से लेकर लेक्चर नंबर 34 में से आया है, लेकिन यहाँ पे एक एमसीक्यू जो है वो हमारे पास लेक्चर नंबर 29 में से भी आया है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो 5 उन्होंने लेक्चर बताए हैं कि इन 5 लेक्चर में से आपका जो है वो क्विज़ आएगा। एक आधा जो एमसीक्यूज होता है वो आगे पीछे 1-2 लेक्चर में से आ सकता है, तो इसलिए आपने वहाँ से भी प्रिपेयर उसको कर लेना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने से पहले आपने यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लेनी है कि ये वाला जो क्विज़ है ये हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट क्विज़ है। यहाँ पे आप डेट जो है वो भी नोट कर सकते हैं कि ये वाला जो क्विज़ है ये मैंने 20 अगस्त 2022 को जो है वो सुबह 7:51 के ऊपर जो है वो इसको अटेम्प्ट किया है। तो इससे ये इस बात का जो है वो हमें पता चलता है कि ये वाला जो क्विज़ है ये हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट क्विज़ है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो कुछ इस तरह से था जी कि इफ़ द अपर लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज़ इक्वल टू इट्स लोअर लिमिट देन द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल विल बी। तो हमें पता है जी कि हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसकी हमारे पास 2 लिमिट्स दी गई होती हैं। उसमें से एक लिमिट जो होती है वो हमारे पास लोअर लिमिट कहलाती है जिसको हम नीचे लिखते हैं, और एक लिमिट जो है वो हमारे पास अपर लिमिट कहलाती है जिसको हम ऊपर लिखते हैं। तो वो कहता है कि अगर हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल की लोअर लिमिट और जो उसकी अपर लिमिट है अगर वो दोनों सेम हो जाएं तो तब उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। तो आपने याद रखना है कि अगर किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल की अपर और लोअर लिमिट्स दोनों अगर सेम हो जाती हैं, दोनों अगर एक जैसी हो जाती हैं, तो वहाँ पे अगर हम उस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर जो है वो हमेशा ज़ीरो आएगा। चाहे कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन जो मर्जी हो, उसके ऊपर जो है वो कोई वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास जो अपर और लोअर लिमिट है अगर वो सेम आ जाती है तो जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हम यानी कि सेम आंसर में से सेम आंसर को माइनस करेंगे तो बेसिकली हमारे पास जो आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो ज़ीरो होगा। अगर आप इसको गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो यहाँ से भी आपको इसका जो है वो राइट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ द अपर एंड द लोअर लिमिट्स आर द सेम देन देयर इज़ नो वर्क टू डू, द इंटीग्रल इज़ ज़ीरो। तो फिर हमें जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमने सबसे पहले उसके जो हमारे पास लिमिट्स होती हैं वहीं से हमने अंदाज़ा लगा लेना है कि इसका जो आंसर होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि इसकी अपर और लोअर लिमिट जो है वो सेम है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे उसने हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जी, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो हमारे पास पूछ रहा है जी कि इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास उसने लोअर लिमिट दी है वो हमारे पास ज़ीरो है, और जो इस इंटीग्रल की अपर लिमिट है वो यहाँ पे 1 है, और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ पे इसका जो है वो फंक्शन दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ से आपके साथ जो है इसको एक सोल्यूशन डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि हम पता है कि हमारे पास जो tan इनवर्स x होता है उसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो बेसिकली 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि जो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है वो बराबर होता है हमारा 1/1 जमा एक्स स्क्वायर के। तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो बेसिकली आपको पता है कि डेरिवेटिव और जो इंटीग्रेशन होती हैं वो दोनों एक दूसरे का रिवर्स होती हैं। यानी अगर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो वो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वो tan इनवर्स के इक्वल होगी। तो इसलिए यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको मैंने लिख लिया tan इनवर्स x 0 to 1, क्योंकि हमारे पास जो इसकी लिमिट्स हैं वो 0 और 1 दी गई हैं, तो लिमिट्स हमारे पास एज इट इज़ वैसे की वैसे आ जाएंगी। और जो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स x आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है कि आपने सिंपल जो है वो पहले x की जगह पे उसकी अपर लिमिट अप्लाई कर देनी है जो कि 1 है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स इंटू 1। फिर हम माइनस करेंगे फार्मूले के मुताबिक, और फिर हम tan इनवर्स के अंदर जो है वो उसकी लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे जो कि 0 है।
तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0 लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास माइनस tan इनवर्स 0 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो है वो हमें पता है कि वो π/4 यानी कि 45 होती है, माइनस tan इनवर्स 0 की वैल्यू हमारे पास 0 ही होती है। तो π/4 में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो बेसिकली वो π/4 के ही इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास इंटीग्रल दिया गया था, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास π/4 निकलता है, जिसको हम 45 डिग्री भी कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे π/4 होगा, जो कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन बनता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड obtained when the region under the curve y is equal to x over the interval 0 to 2 is revolved about the x axis। वो कहता है कि हमारे पास एक कर्व है जो कि y is equal to x को फॉलो करती है। तो वो जो कर्व है वो हमारे पास किस इंटरवल में है जी, वो 0 से 2 इंटरवल के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास x की लिमिट्स दी गई हैं वो हमारे पास 0 से 2 दी गई हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि a हमारे पास यहाँ पे 0 है और b यहाँ पे हमारे पास 2 है। तो वो कहता है कि अगर हम इस लाइन को x एक्सिस के अराउंड उसको अगर हम रिवॉल्व करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल आएगा। तो इसका भी मैं आपको यहाँ पे आंसर जो है वो बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके हैंडआउट्स के अंदर लिखा हुआ है कि इफ़ द सॉलिड इज रिवॉल्व अराउंड द एक्स एक्सिस तो इट जनरेट अ सॉलिड विद अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो होगा वो a to b पाई इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, बेसिकली हमें पता है कि y इज इक्वल टू एक्स उसने हमें दे रखा है और y को ही हम एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम वहाँ पे y की वैल्यू लगाएंगे। तो y की वैल्यू हमें उसने x दी है तो इसलिए हम लिख देंगे पाई इंटू एक्स का स्केयर। और यहाँ पे जो लिमिट्स है वो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास 0 to 2 इंटरवल दिया गया है। तो इसका मतलब 0 वहाँ पे a की वैल्यू है और 2 यहाँ पे b की वैल्यू है। तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा 0 to 2 पाई इंटू एक्स स्केयर डी एक्स। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके पास यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 to 2 पाई एक्स स्केयर डी एक्स के इक्वल आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बनता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपने चूज कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी, द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इंटू एक्स प्लस 1 फ्रॉम x0 टू x1 इज कि हमारे पास एक फंक्शन दे दिया गया है जो कि साइन इंटू एक्स प्लस 1 के इक्वल है और इसकी जो लोअर और अपर लिमिट्स है वो हमें दे दी गई हैं जो कि 0 to 1 है। तो वो कहता है कि अगर हम इस फंक्शन की इस एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो किसके इक्वल आती है। यहाँ पे उसने हमें लिमिट्स भी बता दी हैं तो और हमने इसकी इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इसको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन लिख लेना है जो कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इंटू एक्स प्लस 1 के इक्वल है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इंटीग्रल 0 to 1 जो कि यहाँ पे उसने हमें लिमिट्स दी थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसकी लिमिट्स को जो है वो इंटीग्रल की फॉर्म में लिख लिया है 0 to 1 साइन इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो जैसे कि हमें पता है कि जो इंटीग्रल साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होती है वो बेसिकली माइनस कोस एक्स के इक्वल होती है। तो ये आपने याद रखना है कि जो साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास माइनस कोस एक्स के बराबर होती है। तो इसलिए जो साइन इंटू एक्स प्लस 1 हमें दिया गया है इसकी जो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी वो हम लिख देंगे माइनस कोस इंटू एक्स प्लस 1 और जो हमारे पास लिमिट्स हैं वो एज इट इज़ वैसे की वैसे आ जाएंगी। अब उसके अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमने यहाँ पे जो हमारे पास अपर और लोअर लिमिट है वो हमने अपने फंक्शन के अंदर पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस कोस इंटू एक्स की जगह पे हम उसकी अपर लिमिट लगा देंगे जो कि 1 है। तो कोस इंटू 1 प्लस 1 माइनस फार्मूले का इंटू माइनस कोस इंटू 1 प्लस एक्स की जगह पे हम उसकी लोअर लिमिट लगा देंगे जो कि 0 आ जाएगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि माइनस 1 प्लस 1 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस कोस इंटू 2 और माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा और कोस 1 प्लस 0 जो है वो 1 ही रहेगा। तो इस तरह माइनस कोस 2 प्लस कोस 1 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर हम इस कोस 1 को जो कि प्लस में है इसको अगर हम पहले लिख देते हैं और माइनस कोस 2 को राइट साइड पे यानी कि इसको बाद में लिख देते हैं तो इसका आंसर जो है वो बेसिकली इस तरह बन जाएगा कि कोस 1 माइनस कोस 2। तो इसलिए यहाँ पे जब आप अपने ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला ही ऑप्शन है वो हमें ये दिया गया है कि कोस 1 माइनस कोस 2। तो इसलिए इसका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो यहाँ पे कोस 1 माइनस कोस 2 होगा जो कि मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी बता दिया है कि इसका आंसर जो है वो ये वाला किस तरह बनता है। तो इस तरह आपने ये वाला आंसर जो है वो वहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि इफ वी चेंज द लेटर फॉर द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बट डू नॉट चेंज द लिमिट्स देन द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल आर अनचेंज। तो ये हमारे पास लाइन जो है ये हमारे पास एक थ्योरम है जो कि आपको आपके हैंडआउट्स के अंदर मिल जाएगा। वो कहता है जी कि अगर हमारे पास जो
इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल होता है, यानी कि अगर हम किसी फंक्शन को x के कॉरस्पॉन्डिंग या x के विद रिस्पेक्ट उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो अगर हम उसको अगर हम चेंज भी कर देंगे तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारे पास जो उसका आंसर आएगा वो सेम का सेम रहेगा, जिसको हम डमी वेरिएबल भी बोलते हैं। तो अगर आप इसको अपने हैंडआउट्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे डमी वेरिएबल के अंदर जो है वो लेक्चर नंबर 32 के अंदर ये वाला जो है वो लाइन लिखी हुई है कि इफ़ वी चेंज द लेटर फॉर द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि अगर हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ टी लिख लें या उसको हम एफ ऑफ वाई लिख लें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो सेम हैं, वो चेंज नहीं हो रही। तो अगर हम लिमिट्स को चेंज नहीं करते, लेकिन जो हमारे पास वेरिएबल इंटीग्रेशन है उसको अगर हम चेंज कर भी लेते हैं, तो उसका जो ओवरऑल आंसर आता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी जो यहाँ पे ट्रू होगी, इसलिए आपने यहाँ पे इसको ट्रू जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/x²। तो यहाँ पे उसने हमें एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे दिया गया है और इसकी यहाँ पे हमारे पास कोई लिमिट्स नहीं दी गई, इसलिए ये हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो वो कहता है कि अगर हम इस इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या निकलता है। तो इसका सोल्यूशन भी आपको जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है वो इंटीग्रल 3/x² जो है वो इसको लिख लिया है, जो कि उसने हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास एक्स के नीचे आ रहा है इसको आपने ऊपर लेके जाना है। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर जो नीचे प्लस थी वो ऊपर आके माइनस हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन 3x की पावर -2। अब 3 हमारे पास कांस्टेंट नंबर है जिसको हम c भी कहते हैं। तो हमने जो है वो इंटीग्रेशन का रूल पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास कोई कांस्टेंट आ जाता है तो उसको हम इंटीग्रल के बाहर ले जाते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे, हम 3 को जो है वो इंटीग्रल के बाहर ले जाएंगे और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 जो है वो यहाँ पे बच जाएगी। तो जब हम x की पावर -2 के ऊपर इंटीग्रेशन का पावर रूल लगाएंगे तो सिंपल हम x की पावर -2 के अंदर एक +1 पावर ऐड कर देंगे और जो यहाँ पे पावर बनेगी उसको हम उसके बटे के नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 इंटू एक्स की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1। तो यहाँ पे -2 में जब +1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास x की पावर -1 बच जाएगी और इसी तरह हमारे पास नीचे भी x की पावर -1 बच जाएगी। तो जब इस -1 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली -3/x बच जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास x की पावर -1 थी जब हम उसको नीचे लेके जाएंगे तो ये बेसिकली वहाँ पे जाके पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे -3/x। तो इसलिए आपने यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो -3/x + c जो है वो ढूंढ लेना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर जो है वो हम c को जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इसलिए इसका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, जो कि -3/x + c है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी, द इंटीग्रल ऑफ f of x इज इक्वल्स टू cos 2x फ्रॉम 0 to पाई इज के हमारे पास उसने एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे दिया जो कि हमारे पास cos 2x है। वो कहता है कि अगर हम इसकी लिमिट्स को 0 से लेके पाई तक इसकी अगर हम लिमिट्स लेते हैं तो इसका जो हमारे पास इंडेफिनेट इंटीग्रल होगा वो किसके इक्वल होगा। तो इसका सोल्यूशन जो है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले जो उसने फंक्शन दिया था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है और उसको मैंने इसकी लिमिट्स भी यहाँ पे लिख ली हैं, जो कि हमारे पास 0 to पाई हैं और cos 2x dx है। तो cos की जो इंटीग्रेशन होती है वो हमें पता है कि वो साइन होती है, तो इसलिए हम cos की इंटीग्रेशन कर लेंगे जी sin 2x। अब यहाँ पे जो एंगल आ रहा है हमारे पास 2x आ रहा है, तो 2x का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो बेसिकली वो अकेला 2 आता है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या करते होते हैं कि जब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं तो हमने वो डेरिवेटिव उसका अप्लाई करके उसका जो भी एंगल होता है उसका डेरिवेटिव हमने उसके बटे के नीचे लिखना होता है। तो यहाँ पे 2x का जो डेरिवेटिव होगा वो 2 आएगा और उसको हम उसके बटे के अंदर यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर लिखेंगे और जो हमारे पास लिमिट्स होंगी वो एज इट इज़ वैसे की वैसे आ जाएंगी, जो कि 0 to पाई हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि 1/2 को जो है वो मैं साइड पे कर लेता हूँ, यानी कि इसको मैं लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे उसकी जो लिमिट्स है उसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो साइन 2x, x की जगह पे हम उसकी अपर लिमिट लगा देंगे जो कि पाई है। तो हम लिखेंगे साइन इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई पाई माइनस फार्मूले का आ जाएगा और इसी तरह साइन इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह पे लोअर लिमिट 0 आ जाएगी, तो इसलिए हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो साइन 2 पाई एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा और 2 को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो साइन 0 बन जाएगा। तो आपने जो आपको पता है कि अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर भी चेक करेंगे तो साइन 2 पाई यानी कि एक्स एक्सेस के ऊपर हमारे पास साइन की वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो साइन 2 पाई भी 0 आ जाएगा और साइन 0 भी 0 आ जाएगा। तो 0 में से जब 0 माइनस करेंगे तो वो 0 ही रहेगा और 1/2 को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओवरऑल 0 ही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे इस वाले ऑप्शन का जो यहाँ पे आंसर आएगा वो यहाँ पे 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरह आपने इसका जो आंसर है वो 0 वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोज ऑफ एक्स के कोज एक्स की इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं।
तो वो क्या होगा, यानी कि cos x की इंटीग्रेशन या cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो आपको पता है जी कि साइन का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास cos होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि cos का एंटी डेरिवेटिव साइन होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो साइन एक्स प्लस सी होगा। इसको अगर आप गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x जो है वो बेसिकली साइन एक्स के इक्वल होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि इफ f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन एन इंटरवल a टू b देन इंटीग्रल ऑफ a टू b f ऑफ x d ऑफ x वो किसके इक्वल होते हैं। तो ये वो वाला हमारे पास क्वेश्चन था जो कि हमारे पास लेक्चर नंबर 29 में से आया है, ना कि जो लेक्चर उन्होंने हमें कहा था उनमें से नहीं आया, बल्कि ये लेक्चर नंबर 29 में से आया, जो कि हमारे पास इंटीग्रेशन का रूल होता है कि अगर हमारे पास a टू b लिमिट्स दे दी जाती हैं, अगर हम इन लिमिट्स को रिवर्स करते हैं, यानी कि a टू b है, अगर हम b को नीचे लिख लेंगे और a को ऊपर लिख लेंगे, तो अगर हम लिमिट्स को रिवर्स करते हैं तो आपका जो है वो आंसर के अंदर एक माइनस आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो माइनस इंटीग्रल b टू a इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल आएगा, क्योंकि आपने याद रखना है कि ये हमारे पास इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर हम लिमिट्स को आपस के अंदर चेंज करते हैं, यानी कि उनको हम रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल वहाँ पे बाहर जो है वो एक माइनस आ जाएगा। तो इसको अगर आप अपने हैंडआउट्स के अंदर भी देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली जो डेफिनेशन हमारे पास 5.6.4 दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ़ f इज़ इंटीग्रेबल ऑन एन इंटरवल a टू b देन वी कैन डिफाइन कि यहाँ पे उसने उलट दी हुई थी, यहाँ पे लोअर लिमिट b थी और अपर लिमिट a थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब उसने b को ऊपर लिखा है और a को नीचे लिखा है तो बाहर हमारे पास माइनस आ गया है। तो लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन पूछा गया था, जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अंदर हमारे पास a टू b लिमिट दी गई। तो जब हम a टू b को b टू a लिखेंगे तो वहाँ पे बाहर माइनस आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि माइनस इंटीग्रल b टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि द इंटीग्रल ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। वो कहता है कि ये बताएं कि ये वाली स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है, कि अगर हम किसी कांस्टेंट फंक्शन की इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो 0 आती है। तो बेसिकली जो 0 आता है वो उस वक्त आता है जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव हमारा 0 आता होता है, जबकि अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो 0 नहीं आती, बल्कि वो कोई ना कोई वहाँ पे कांस्टेंट c आता है। तो इसलिए इसका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो फॉल्स होगा। ये वाली स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है वो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की 0 नहीं होती। तो इसको भी अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ कि द इंटीग्रल ऑफ अ कांस्टेंट c विद रिस्पेक्ट टू x इज सी एक्स प्लस a। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी इंटीग्रल को जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x उसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को, तो वो उसका आंसर 0 नहीं आता, बल्कि वो सी एक्स प्लस a यानी कि जो भी कांस्टेंट होगा उसके साथ उसका जो है वो वेरिएबल आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो फॉल्स होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास क्विज के अंदर जो 10 क्वेश्चन पूछे गए तो वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको हर क्वेश्चन की जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी, और आपको जो है वो इसके हर एक के कंसेप्ट की जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी, और आपने इन्हीं कंसेप्ट को जो है वो याद रखना है, क्योंकि इन्हीं कंसेप्ट के रिलेटेड जो है वो आपके क्विज के अंदर भी वहाँ पे एमसीक्यूज पूछ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।